वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शशि तिवारी, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो और इसमें जो टॉपिक होगा हमारा क्लास 10th का चैप्टर है बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, दिस इज पार्ट 1। ये ये जो वीडियो बनेगी ये पार्ट 1 बनेगी, इसके बाद मैं बनाऊंगी पार्ट 2। ऑलराइट, सो दोनों ही पार्ट देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो दोनों पार्ट देखना भी जरूरी है। ओके, अच्छा एक चीज और, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की बात करूं कि कंट्रोल क्या है, ऑलराइट, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की बात करूं कि भाई कंट्रोल क्या है, व्हाट इज कंट्रोल, आप क्या समझते हैं कंट्रोल से? तो कंट्रोल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप टीवी चलाते हैं तो टीवी को चलाने के लिए आप रिमोट का यूज करते हैं, राइट? तो रिमोट क्या है? रिमोट आपके टीवी को कंट्रोल कर रहा है, रिमोट आपके टीवी को कंट्रोल कर रहा है। या तो आप कंट्रोल में किसी को अलाउ करेंगे या तो आप उसे रोक देंगे, राइट? ये होता है कंट्रोल। कितना करना है वो कंट्रोल है, किसी काम को कितना करना है वो कंट्रोल है, राइट? तो यहाँ पे कंट्रोल क्या हो गया? कंट्रोल हो गया कि जैसे हम टीवी को कंट्रोल करते हैं रिमोट के थ्रू, दैट इज कंट्रोल। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब चलना है, कब बोलना है, कब हाथ हिलाना है, कब हाथ उठाना है, ये होता है कंट्रोल, राइट? सो कंट्रोल कौन करता है? दिमाग करता है। दिमाग ही करेगा कंट्रोल ना, और कोई कर सकता है कंट्रोल? दिमाग करता है। दिमाग हमारे शरीर को बताता है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। अब भाई कोऑर्डिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है? भाई कोऑर्डिनेशन होता है मिलजुल के सब सही काम करें, मिलजुल के काम करना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हम अगर अपने सपोज करिए हम लिखते हैं अगर, तो लिखने में भी कोऑर्डिनेशन है। हमारा दिमाग कहता है पेन को उठाओ, फिर मसल्स उसी हिसाब से काम करते हैं, हम पेन को उठाते हैं और हमें क्या लिखना है ये हमें ब्रेन बताता है, राइट? तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। अब सपोज करिए कोऑर्डिनेशन की ही अगर हम बात करें, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन, अब देखिए साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते वक्त आपका हाथ चलता है, आप अपने हाथ से साइकिल की हैंडल को मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद मतलब कंट्रोल करते हैं आप उसे कि कितना घुमाना है कितना नहीं घुमाना है, ये कंट्रोल है। अब हाथ से तो आपने हैंडल पकड़ लिया, लेकिन पैर से पैडल भी तो लगाएंगे। तो पैर से पैडल कब तक लगना है? कंटिन्यू लगना है कि नहीं लगना है? हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, आईज सामने देख रही हैं, ठीक है? आईज क्या कर रही हैं? सामने देख रही हैं, रोड पे सब एक साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन, राइट? सो अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मीनिंग देखें तो इट इज मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। सारी एक्टिविटीज जैसे मैंने बताई ना कि मैनेज करना, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और दूसरा इसका पॉइंटर है कि मेकिंग श्योर डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर स्मूथली। भाई अगर आप सोचिए कि साइकिल चला रहे हैं आप, और अगर आपने हैंडल पकड़ लिया है खाली और आपने पैडल नहीं चलाया, या अगर आप पैडल भी चला रहे हैं, चलिए सपोज आपने सामने नहीं देखा, तो क्या होगा? साइकिल लेके गिर जाएंगे। इट मीन्स एवरीथिंग इज नॉट वर्किंग स्मूथली, है ना? कोऑर्डिनेशन खराब हो गया यहाँ पे, तो आप साइकिल लेके नीचे गिर जाएंगे, राइट? तो ये होता है कि कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है, कंट्रोल भी जरूरी है। अब आपके सारे ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं, तभी तो आप सही सलामत काम कर पा रहे हैं, राइट? सो दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब सबसे बड़ी बात ये समझिए कि भाई जरूरत क्या है इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है हमारी बॉडी को। क्यों जरूरत है? क्यों? क्योंकि आपको गर्मी लगती है,
लाइट में दिखाई देता है, साउंड सुनाई देता है, आपके सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे, आपको ये सब कुछ नहीं पता चलने वाला है, ठीक है? आप डम्ब रहेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई चीज़ समझी, कोई चीज़ जानी, वो प्रोसेस हो रही है, इन्फॉर्मेशन क्यों हो रही है भई? अगर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आपको मिली, आपकी बॉडी में नहीं आई, ये प्रोसेस नहीं हुई, तो आप कोई काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आप सपोज़ करिए कि आपकी बॉडी आपने सेंस कर लिया हीट को, लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है करेक्टली, तो आप क्या करेंगे? आप उसी हीट पे ही रखे रहेंगे अपना हाथ, तो क्या होगा? जल जाएँगे। तो रिस्पॉन्ड भी बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट रिस्पॉन्ड होना चाहिए। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है तो हम सेंस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट? व्हाट एल्स? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विच इज नोन एज स्टिमुलाई। ये हर पॉइंट पे आके आपको बताएगा भाई स्टिमुलाई स्टिमुलाई आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज स्टिमुलाई, ठीक है? स्टिमुलस इज द सिंगुलर एंड प्लूरल इज स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई होता है कि कोई डिटेक्टेबल चेंज हो गया, ऐसा कोई चेंज जो आपने महसूस कर लिया। डिटेक्टेबल मतलब क्या हुआ? डिटेक्टेबल मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी ने उसे डिटेक्ट कर लिया, राइट? तो यहाँ पे कोई ऐसा चेंज हो गया, अब वो चेंज चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आपके अंदर हो, बाहर हो, आपके एनवायरमेंट में हो, कोई भी ऐसा चेंज हो जो आपकी बॉडी की, चलिए सपोज बात करते हैं कि कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल अगर चेंज है, राइट, तो आपकी बॉडी उसे डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है? और जब डिटेक्ट कर लेगी तो उस वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा, एज आई टोल्ड यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। Am I clear till now? तो स्टिमुलाई क्या है भाई? स्टिमुलाई कुछ नहीं है, स्टिमुलाई एक ऐसा चेंज है जो आपकी बॉडी चाहे इंटरनली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसे डिटेक्ट करती है और डिटेक्ट करने के बाद फिर आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, राइट? अब जैसे ठंड का मौसम है, आप खुद समझिए कि ठंड है, तो आप अगर ठंडी में बाहर चले जाएं तो आपकी बॉडी चेंज महसूस तो करेगी ना कि भाई बाहर बहुत ठंड है, तो क्या करेंगे? आप शिवर करेंगे, राइट? तो वो रिस्पॉन्स हो रहा है, वो ट्रिगर हो रही है रिस्पॉन्स की भाई अब क्या होना है, अब बहुत ठंड लग रही है तो शिवर होना है, राइट? तो उस शिवर का भी एक रीजन है कि आपकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है। लाइट, सबसे पहला एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? लाइट। भाई प्लांट सन की तरफ ग्रो करता है, ठीक है? तो उसके लिए क्या स्टिमुलाई है? लाइट। और बहुत तेज लाइट हो गई, आप सोचिए अगर बहुत तेज लाइट हो गई तो हमारी आंखें क्या होती हैं? अपने आप बंद हो जाती हैं। तो सडन ब्राइट लाइट कॉजिंग द प्यूपल टू कॉन्ट्रैक्ट, हमारा प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट? दूसरा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है हीट और कोल्ड। मैंने आपको बता दिया भाई गर्म चीज छुओगे तो हाथ अपने आप हट जाएगा, उस पे हाथ रख के आप मजे नहीं लोगे कि भाई बहुत हीट है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप उसे तुरंत, आपका हाथ हट जाएगा, आपने डिटेक्ट किया और विद इन क्या बोल सकती हूँ मैं उसे, विद इन अ माइक्रो सेकेंड आपका हाथ हट जाएगा, ठीक है? कोल्ड हुआ, कोई चीज कोल्ड है तो भी, अब बहुत कोल्ड है तो आप इंटेंशनली अगर उसे छू सकते हैं तो छुएंगे, लेकिन फिर भी आपका हाथ हटता है उससे भी, ठीक है? आप हीट और कोल्ड दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं, बाहर चले जाइए ठंड में पता लग जाएगी, ठीक है? सो हीट एंड कोल्ड इज ऑल्सो एक्सटर्नल स्टिमुलाई। व्हाट इज साउंड? आप सपोज करिए कोई जानवर है जो बहुत तेजी से आवाज करता हुआ जा रहा है, या आप चले जा रहे हैं और आपके बगल से बहुत तेजी से कोई गाड़ी लेके चला गया, स्कूटी लेके चला गया, कुछ भी लेके चला गया, तो आपको आवाज आएगी ना। आप आवाज जब आपको महसूस होगा कि भाई बिल्कुल बगल से ही निकल रहा है तो क्या करेंगे? आप थोड़ा साइड हट जाएंगे, वो रिस्पॉन्ड आपकी बॉडी कर रही है। तो साउंड
Sound is also external stimuli, right? Smell. स्मेल की बात करते हैं। भाई घर में अगर मम्मी बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, तो महक तो आती है, राइट? हमें महक आती है और मुँह में पानी भी आता है। तो स्मेल ऑफ फूड कॉजिंग सलाइवेशन, ठीक है? तो जैसे ही हमने कुछ अच्छा सूंघा और हमारा मन किया कि भाई अब तो बस किचन में पहुंच जाना है और खा लेना है इसे। और अगर हमने कुछ टेस्ट किया, तो टेस्ट भी क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा आपकी बॉडी को। कुछ टेस्ट, अगर कुछ आपने बहुत गंदा खा लिया तो आपका मुंह ऐसे कैसे, आप खुद बना के देखिएगा कैसे बनेगा, ठीक है? टच। किन किन लोगों ने देखा है एक प्लांट है छुई मुई, जिसे हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, या फिर हम उसे वैसे नॉर्मली बोटेनिकल नेम है उसका मिमोसा प्यूडिका, ठीक है? तो अगर आपके घर में लगा है तो आप उसे देखिएगा, अगर नहीं लगा है तो ले आइएगा और देखिएगा, या जिसके घर में लगा है उनके घर में जाके देखिएगा कि वो जो प्लांट है ना, वो बहुत आराम से ऐसे उसकी लीव्स ऐसे ओपन रहती हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसे टच कर दिया ना, उसको पसंद नहीं आएगा। उसकी सारी लीव्स ऐसे, पहले देखिए वो ऐसे रहती हैं, उसकी लीव्स ऐसे फैली हुई रहती हैं, और जैसे ही आपने टच किया ना, वो ऐसे सिकुड़ जाएंगी, राइट? तो टच, टच भी क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ अब हमने एग्जाम्पल्स देख लिया एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इंटरनल स्टिमुलाई का। तो भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? किचन में जाके खाना ढूंढते हैं कि भाई फ्रिज में रखा है कुछ, किचन में रखा है कुछ, या हम खाने के बारे में सोचते हैं, खाने भाई कुछ खा लें, राइट? अगर प्यास लगी तो हम क्या करेंगे? पानी ही तो ढूंढेंगे, पानी पिएंगे या पानी ढूंढेंगे, ठीक है? तो हंगर और थर्स्ट, ये है इंटरनल स्टिमुलाई। अब चेंजेस इन ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड प्रेशर में चेंजेस हो गया या ब्लड शुगर लेवल में चेंजेस हो गया, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे जो मैकेनिज्म है वो ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे मैकेनिज्म क्या हो जाते हैं? वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये इंटरनल स्टिमुलाई है। ये क्या है? इंटरनल है, ये हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, हम बाहर से नहीं, हमें कोई नहीं बता रहा कि अच्छा तुम्हें प्यास लगी है, ऐसा हमें कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता, हमें अंदर से फील आती है कि हमें प्यास लगी है, राइट? तो ये इंटरनल स्टिमुलाई है। ओके, सो ये हमने कवर कर लिया चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। अब हमारी बॉडी में जो जैसे रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं भाई, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है रिसेप्टर। ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। अब सेंस ऑर्गन्स क्या है? आईज हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, राइट? ये जो हमारे नोज भी है भाई सेंस ऑर्गन। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है, उनके अंदर ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है? अब इस सेल में ये रिसेप्टर्स हैं, ये डिटेक्ट कर लेता है स्टिमुलाई को। अब स्टिमुलाई आप लोग को समझ में आ गया ना कि क्या होता है स्टिमुलाई? चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी स्टिमुलाई हो, ये रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है? और उसी हिसाब से ये सिग्नल भेज देगा। अब जैसे कि सपोज करो यहाँ पे सेल ने डिटेक्ट किया कि फायर है, हीट है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इसने ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन ने इसको वापस मैसेज भेजा हाथ हटाओ, तो हैंड रिमूव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हैंड रिमूव कर लेंगे, राइट? सो कौन डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर्स होते हैं। ये पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ज्यादा तो नहीं पूछेंगे इसमें, लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं।
ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ऐसे ऑर्गन दे सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो सेंस ऑर्गन में, आईज, ईयर, स्किन में होते हैं, वो क्या होते हैं? तो मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे और आपको उसमें चूज करने पड़ेगा रिसेप्टर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल इन सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर और स्किन who detect these stimuli and convert the information into signals, right? Signal means impulses. सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्सेस बोलेंगे। ठीक है, तो वो कौन होते हैं भाई? वो होते हैं हमारे प्यारे से रिसेप्टर्स। ठीक है, जो हमें हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बता देते हैं हमें, अगर ये ना हो तो हमें कुछ ना पता चलने वाला है। ओके, नाउ अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो गई। अब हमने समझ लिया कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमने समझ लिया स्टिमुलाई क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, राइट? सो प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम और ब्रेन। अब प्लांट्स बेचारों के पास कहाँ दिमाग है? दिमाग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता। उनमें भी बहुत अच्छा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, राइट? सो प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम और अ ब्रेन बट दे स्टिल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। अब कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं जो चेंजेस होते हैं, तो उसको हम अब आगे जानते हैं, आगे की स्लाइड्स में। तो प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज यूजिंग प्लांट हार्मोन, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। अब ये हम वन बाय वन कवर करेंगे और तब आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट विच इज प्लांट हार्मोन। अब एक चीज समझिए, हमारे पास भी हार्मोन है, प्लांट्स के पास भी हार्मोन है, राइट? तो प्लांट हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है और प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आप याद रखिएगा, जैसे फाइटो हार्मोन्स हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, राइट? या फिर हम उन्हें बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। भाई प्लांट हार्मोन यही तो ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे या तो रोक देंगे, राइट? तो ये क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। अब प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इन अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ये प्लांट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स। और प्लांट हार्मोन क्या है भाई? प्लांट हार्मोन कुछ ऐसा नहीं है, ये सिंपल केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये केमिकल हैं जो मैसेज इधर से उधर लेके जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज फाइटोहार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल मैसेंजर्स हैं, राइट? जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्लांट प्रोड्यूस करता है इनको, और इनका काम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का। ठीक है, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये प्लांट के ग्रोथ में करते हैं, डेवलपमेंट में करते हैं, एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई को वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, उसमें ये कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, so they are essential for controlling and coordinating all aspects of the plant growth, development and responses to environmental stimuli. environmental stimuli क्या होता है? एनवायरमेंट से जो हमें स्टिमुलाई मिला, लाइक लाइट हो गई, स्ट्रेस हो गया, ग्रेविटी हो गई इनके लिए। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है जिसपे ये रिस्पॉन्स करते हैं। अब प्लांट हार्मोन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, और एक होता है इनहिबिटर्स। भाई ऐसे समझो कि प्लांट हार्मोन में भी ना दो तरीके के लोग हैं। ठीक है, एक होता है जो बहुत प्यार करता है प्लांट से, वो कहता है बेटा मैं तुम्हारी ग्रोथ को प्रमोट कर दूंगा। एक होता है जो कहता है कि
प्रमोट जिसको करना है कर लो भाई, मैं तो इसे रोक दूंगा, इनहिबिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्यार दोनों करते हैं, लेकिन एक ज्यादा करता है, एक थोड़ा कम करता है, लेकिन काम हर किसी के है। ठीक है, तो ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि एक होता है प्रमोटर जो प्रमोट कर देता है, एक होता है वो इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को प्लांट में। So plant growth promoters involved in cell division कराएंगे, cell enlargement करेंगे। What do you understand by cell enlargement? cell बड़ा करेंगे। ठीक है, cell division होगा, cell में growth होगी। ठीक है, और formation होगा किसका, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन का। ठीक है, तो कौन कौन है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर क्या है भाई, पौधे में डोरमेंसी हो गई। ठीक है, डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी सीड डोरमेंट हो जाते हैं ना, सीड ऐसे हो जाएंगे कि वो जहां पड़े हैं वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, उनमें ग्रोथ ही नहीं होगी, होता है ना, तो डोरमेंसी हो जाएगी। स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स हो जाएगा उनका। अब हम ये सब डिटेल में कवर करेंगे, बस बता रही हूँ आप लोगों को। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं एब्सिसिक एसिड और होता है इथाइलिन, राइट। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया कि भाई जो प्रमोटर्स होते हैं उनमें तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन और तीसरा होता है साइटोकाइनिन। यही तीन है, यही तीन हमने पढ़े थे अभी तक। अगर आप देखो तो हमने यही तीन पढ़े थे, ऑक्सिन पढ़ा था, जिब्रेलिन पढ़ा था और साइटोकाइनिन पढ़ा था। ठीक है, तो हम अभी इसी की बात करेंगे। ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ऑक्सिन में क्या होगा, सेल एलोंगेशन होगा, यानी कि सेल थोड़े बड़े हो जाएंगे। डायरेक्शनल ग्रोथ होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। रूट एंड शूट डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, रूट एंड शूट डेवलपमेंट होगा। रूट क्या होता है, रूट होता है पौधे का नीचे वाला पार्ट, जड़। शूट होता है तना। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रूट एंड शूट। सो रूट इज जड़ एंड शूट इज तना। अब ऑक्सिन प्रोड्यूस कहाँ होता है, शूट के टिप पे होता है। ये रूट है, ये शूट है, तो शूट का ये टिप है अगर, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस शूट के इस टिप को हम क्या बोलते हैं, इस टिप को हम बोलते हैं एपिकल बड। क्या बोलेंगे, एपिकल बड बोलेंगे। और यहीं पे फॉर्मेशन होगा किसका, सपोज करिए ये क्या है, ऑक्सिन है, यहीं पे इसका फॉर्मेशन होगा, राइट। पत्तियां हैं बेचारी, बहुत छोटी पत्तियां हैं, इनमें फॉर्मेशन होगा। इनमें क्या होगा, एक तो यहां बना, एक यहां बना पत्तियों पे। सीड है बेचारा, छोटा सा छोटू सा सीड है यहाँ पे, ये सीड है। ठीक है, अब इस सीड को डेवलप हो रहा है बेचारा, छोटी छोटी पत्तियां निकली हैं इसकी, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, राइट। कहाँ कहाँ हो गया, एक एपिकल बड पे हो गया, शूट के टिप पे हो गया, एक यंग लीव्स पे हो गया और एक डेवलपिंग सीड्स पे हो गया। अब यहां से ये क्या करता है, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में मूव करता है ऑक्सिन। फ्रॉम दीज प्लेसेस ऑक्सिन मूव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। क्लियर है यहाँ पे। अब हाउ डज ऑक्सिन वर्क्स, मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सिन क्या करेगा, ये सेल है प्लांट की और ये सेल वॉल है। सेल वॉल बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो ये सेल वॉल को क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब ये सेल वॉल लूज हो जाएगी तो ये जो सेल है ये आगे भी ग्रोथ करेगा, वरना अगर ये हार्ड रहेगी तो ये ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेल क्या होगा, इस छोटू सेल से ये थोड़ा सा बड़ा सेल बन जाएगा, राइट। ये छोटू सेल से क्या हो जाएगा, बड़ा सेल बन जाएगा। तो ये क्या करता है, ऑक्सिन सेल वॉल को लूजन कर देता है, जिससे कि सेल जो है वो एलोंगेट हो पाए, ग्रो हो पाए। ठीक है,
और यही एलोंगेशन कॉज करती है बेंडिंग और ग्रोथ इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यही जो एलोंगेशन है, यही जो ग्रोथ है, एलोंगेशन क्या होता है, जो प्लांट का सेल जो है वो आगे बड़ा हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, वही बेंडिंग कॉज करेगा, वही ग्रोथ कॉज करेगा, राइट? ओके, फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन बता दिया था मैंने, शूट टिप पे प्रोड्यूस होता है, फिर ऑक्सिन क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा और इनहिबिट करेगा जो साइड बर्ड्स होती हैं, ठीक है? ये है प्लांट, यहां पे प्रोड्यूस हुआ एपिकल रीजन पे, एपिकल बर्ड पे। ये क्या था? एपिकल बर्ड था। लिख देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। एपिकल बर्ड था, ठीक है? और ये रेड वाला पार्ट क्या है? ये ऑक्सिन है, राइट? अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसने प्रोड्यूस कर लिया, शूट का टिप है ये। एपिकल बर्ड इज व्हाट? शूट्स टिप, है ना? अब ये यहां से नीचे की तरफ जाएगा। ये कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे जाता है तो ये जो कभी कभी देखा है ना कि साइड में छोटे छोटे बर्ड आने शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये इनको इनहिबिट कर देगा, ये इनको क्या करेगा, रोक देगा। ये जो साइड के जो बर्ड्स आ रहे हैं ना, इनको रोक देगा। रीजन क्या है इसके रोकने का? भाई जब यहाँ पे ग्रोथ होगी एपिकल रीजन पे, तो ये प्लांट और लंबा होगा, ठीक है? अगर इनको ना रोके तो ये यहीं पे बुशी हो जाएगा, प्लांट यहीं पे फैलना शुरू हो जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ेगा, राइट? तो ये ऑक्सिन क्या करेगा, ये जाके नीचे जितने भी एक्सिलरी जो साइड साइड की ग्रोथ होती है बर्ड्स की, उनको रोक देता है, ठीक है? अब क्या होता है, कभी देखा है आप लोगों ने, आई डोंट नो किसको पता है किसको नहीं पता है, लेकिन आप देखिए कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं पौधा लंबा ना हो, वो वहीं आसपास फैल जाए, तो हम क्या करते हैं, पौधे का ऊपर वाला पार्ट हमेशा कलम कर देते हैं ना। हमने देखा है ना, माली आता है घरों में, या फिर आप खुद ही जब पौधा थोड़ा लंबा होने लगे तो हम क्या करते हैं, उसे कट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, उसे यहाँ से कट कर देंगे। जब यहाँ से कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पौधा यहीं पे फैलेगा। कट कर दिया तो ये एपिकल बड भी कट हो गया, भाई ये तो टिप पे ही था ना, ये कट हो गया। अब जब ये कट हो गया तो ये पौधा क्या करेगा, ये यहीं पे बड बनाएगा और यहीं पे फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, वो लंबाई नहीं बढ़ेगी, ये वहीं आसपास ही फैलेगा, ठीक है? सो ये चीज आपको जाननी जरूरी है यहाँ पे कि इफ द शूट टिप इज रिमूव्ड, ऑक्सिन स्टॉप्स, side buds grow, plant becomes bushy, right? यहां तक क्लियर है? ओके, दूसरी चीज समझते हैं, फोटोट्रॉफिज्म। जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्शनल कई बार ग्रोथ होती है, तो ये क्या करता है ऑक्सिन, ये लाइट को बहुत पसंद करता है, ऐसे समझिए, रिस्पॉन्स टू लाइट है, फोटोट्रॉफिज्म शो करता है। अब क्या होगा, ऑक्सिन कलेक्ट्स ऑन द शेडेड साइड ऑफ अ स्टेम, ठीक है? तो जो सेल होंगी ये शेडेड साइड में ग्रो करेंगी और स्टेम क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा लाइट की तरफ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्स ऑन द शेडेड साइड ग्रो लॉन्गर, स्टेम बेंड्स टुवर्ड लाइट। यहां तक क्लियर है? अब तीसरी बात आती है जियोट्रॉफिज्म की। जियोट्रॉफिज्म क्या होता है भाई, जियोट्रॉफिज्म में रूट्स में क्या होगा रूट्स में ऑक्सिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो मोर ग्रोथ होगी। स्टेम में मोर ऑक्सिन होगा और ग्रोथ होगी, ठीक है? रूट्स में कहानी ऐसी होती है कि भाई ऑक्सिन कम है तो ग्रोथ अच्छी होगी, ऑक्सिन बढ़ गया तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, लेकिन स्टेम में ऑक्सिन ज्यादा हो गया तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए जो स्टेम है,
राइट। स्टेम ऊपर की तरफ जाता है और जो रूट होता है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है। ठीक है। अब रूट फॉर्मेशन, ऑक्सिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट। ऑक्सिन क्या करता है? नए रूट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आई थिंक कुछ गलत हो गया है शायद। ओके, एक सेकेंड दीजिएगा, शायद कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे। नहीं नहीं, सही है ये। ऑलराइट, मुझे लगा शायद कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ओके, तो ऑक्सिन, यहाँ पे आप देखिए कि रूट्स में लेस ऑक्सिन होगा, मोर ग्रोथ होगी, और स्टेम में मोर ऑक्सिन होगा और ज्यादा ग्रोथ होगी। तो स्टेम बहुत तेजी से बढ़ता है, रूट कंपैरेटिवली उतना ग्रो नहीं करता है। ओके। अब रूट फॉर्मेशन में क्या है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है, डोंट टेक इट रॉन्ग, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे इसे हाईलाइट कर लीजिए और इसे आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ रूट फॉर्मेशन, ऑक्सिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट, ये हमने समझा। ज्यादा ऑक्सिन नहीं होता भाई, थोड़ा ही ऑक्सिन होता है। ठीक है। देखो, ग्रोथ तो कराता है, लेकिन उस वे में ग्रोथ नहीं कराता जिस वे में ग्रोथ होनी चाहिए। जिस वे में शूट में ग्रोथ होती है, ठीक है, उस वे में ग्रोथ नहीं कराता है। अगर शूट में कम ऑक्सीजन होगा ना, तो शूट में ग्रोथ कम हो जाएगी। रूट में कम ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कम ऑक्सीजन चाहिए और आराम से ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है। तो क्या होता है कि नर्सरीज में जब नए रूट जो फॉर्म, जब कोई नया प्लांट कट करते हैं, जैसे हमने कटिंग्स रख ली ना, प्लांट को काट काट के रख लिया, तो काट के जो कटिंग्स होती है, जैसे रोज ही हो गया, तो हम उस पर ऑक्सीजन पाउडर यूज करते हैं जिससे कि रूट फॉर्मेशन हो जाए। राइट। अब फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? फ्रूट की ग्रोथ कराएगा, सीड फॉर्मेशन कराएगा, और सीडलेस फ्रूट बनाने में हेल्प करता है। सीडलेस फ्रूट का मतलब होता है पार्थिनोकार्पी। इस चीज को याद रखिएगा, सीडलेस फ्रूट जो होता है, मुझे छींक आ रही थी, स्नीजिंग करने का मन हो रहा था और मैं उसे रोक रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं स्नीज करूं। यहाँ स्नीजिंग वॉलेंट्री एक्शन हो गया। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल में सीडलेस टोमेटो, आजकल देख रहे हैं ना, टमाटर में बीज नहीं मिलते, कुकम्बर में बीज नहीं आ रहे। राइट, तो ये क्या है? सीडलेस फ्रूट बन रहा है भाई आजकल, पार्थिनोकार्पी, लोग सीड नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सिन की हेल्प से होता है। ऑलराइट, सो हमने ऑक्सिन समझ लिया। नेचुरल ऑक्सिन क्या है भाई? इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, IAA बोलते हैं। IBA क्या है? इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है। ये नेचुरल ऑक्सिन्स है। ये क्या है? नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। और सिंथेटिक ऑक्सिन है NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। और 2,4-D यूज्ड एज अ वीड किलर, जितना घास वास वीड निकलते हैं उन सबको किल कर देता है ये। ठीक है, ये सिंथेटिक है भाई, ये हमने बनाया है। लेकिन नेचुरल कौन सा है? IAA, IBA। राइट। अब एग्जाम में कुछ कुछ पॉइंट्स पूछते हैं, उनको याद रखिएगा भाई। सेल एलोंगेशन कौन करता है? ऑक्सिन करता है।
एपिकल डोमिनेंस कौन करता है? ऑक्सिन करता है। फोटोट्रॉफिज्म और जियोट्रॉफिज्म कौन करता है? ऑक्सिन करता है। रूट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा? ऑक्सिन करेगा। ठीक है, लेकिन रूट फॉर्मेशन में कम ऑक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज को याद रखिएगा। सीडलेस फ्रूट कौन बनाता है? ऑक्सिन बना देता है। ठीक है, तो ऑक्सिन इतना काम तो कर ही दे रहा है। नाउ जिब्रेलिन, सेकेंड टाइप था हमारा जिब्रेलिन। सेकेंड टाइप क्या था? जिब्रेलिन। ओके, नाउ Gibberellins are plant hormone that mainly help in growth, stem elongation, seed germination and flowering. ठीक है, आप एक चीज समझिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन क्या है? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है, तो ग्रोथ ही करेंगे ना, ये क्या करेंगे? ग्रोथ ही तो करने वाले हैं। They were first discovered in a fungus called Gibberella. भाई जिब्रेला नाम का एक फंगस में इन्हें पहली बार डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और ये क्या करता था? ये जो जिब्रेला है, ये राइस प्लांट को अनयूजुअली टॉल बना देता था, राइट? तो इसलिए इसका नाम हो गया जिब्रेलिन। याद रहेगा ना, जिब्रेला फंगस था ये, सॉरी फंगस में डिस्कवर हुआ था, और ये क्या करता था? राइस प्लांट को अनयूजुअली टॉल बना देता था। अब फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका क्या है? स्टेम एलोंगेशन। स्टेम एलोंगेशन मतलब स्टेम क्या होगा? टॉलर होगा, लॉन्गर होगा। ठीक है, दे हेल्प इन सेल डिविजन एंड सेल एलोंगेशन इन स्टेम। ये समझ में आ गया? ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, कुछ सीड ऐसे पड़े रहते हैं जिनमें प्लांट जो बाद में जर्मिनेट ही नहीं होते, आगे उसमें ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं? इसको बेचारे को ब्रेक कर देंगे कि तुम ऐसा है, अब तुम ऐसे डोमेंट नहीं रहोगे, अब तुम में क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। तो डोमेंसी से क्या कर देंगे? जर्मिनेट कर देते हैं ये। ठीक है, तो मेन चीज इसका क्या हो गया भाई? ये भी याद रख लेना, जिब्रेलिन हेल्प सीड ब्रेक डोमेंसी एंड स्टार्ट जर्मिनेशन, इस चीज को याद रखना। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि भाई ये सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन किस में? स्टेम्स में। ठीक है, उनमें हेल्प करते हैं ये। फ्रूट, फ्रूट का साइज बढ़ गया तो कौन हेल्प कर रहा है? जिब्रेलिन हेल्प कर रहा है। ग्रेप्स, ग्रेप्स को बिग बनाता है, उनकी साइज, उनकी शेप को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, कभी कैबेज, पत्ता गोभी या बीट, एक बीट जो होता है, बीट रूट, उसको अगर आप देखेंगे ना तो उसका स्टेम जो है वो सडनली बहुत लंबा हो जाएगा। जब कैबेज निकलेगी या कैबेज बननी शुरू होगी, यानी फ्लावरिंग से बहुत पहले ही उसका जो स्टेम है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। ये यहाँ पे ये स्टेम लंबा दिखेगा आपको, इससे पहले कि ये फ्लावरिंग से पहले। ठीक है, तो इस सडन ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? बोल्टिंग बोलते हैं। और ये बोल्टिंग क्यों होती है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ जिब्रेलिन, राइट? यहां तक क्लियर है? अब ये फ्लावरिंग भी कॉज करता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके उनके फूल बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जैसे हम कभी कोई पौधा लेके आए और अभी ग्रोथ नहीं हुई है लेकिन फ्लावरिंग हो गया। ठीक है, तो वो कौन करता है? वो जिब्रेलिन काम करता है। तो जिब्रेलिन क्या कर रहा है? स्टेम एलोंगेशन कर रहा है, सीड डोमेंसी ब्रेक कर रहा है, फ्रूट ग्रोथ करा रहा है, बोल्टिंग करा रहा है और फ्लावरिंग भी करा रहा है। यहां तक क्लियर है? ओके, इंडस्ट्रियल यूज क्या है? अब इतना काम करेगा तो भाई हम छोड़ थोड़े देंगे, हम उसे इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं। कोई अगर इतना बढ़िया बढ़िया काम करने लगे तो क्या करेंगे हम उसका? हम कहेंगे आ जाओ तुम, अब इंडस्ट्रीज में तुमसे कमाएंगे, तुम्हें यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसको एग्रीकल्चर में यूज कर लिया। ठीक है, अब किया क्या? फ्रूट साइज बढ़ा दिया। हम पहले तो अमरूद छोटे आते थे, अब अमरूद का साइज देखो तो इतने बड़े मिल जाएंगे। ठीक है, कभी देखा था? आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग की जनरेशन ने इतने बड़े अमरूद नहीं देखे थे बचपन में, अब देख रहे हैं। ठीक है,
पहले भाई अंगूर खाते थे तो उसमें सीड भी होते थे, अब सीडलेस अंगूर आने लगे हैं। सोचो, हमने क्या क्या कर दिया, हमें सीड पसंद नहीं आया अंगूर का, हमने उसे सीडलेस कर दिया। हमें फ्रूट का साइज बड़ा करना था, वो भी कर दिया। अब हमने मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो बियर इंडस्ट्री होती है, वहां पे इसे यूज करते हैं माल्टिंग के लिए, इसे माल्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसमें माल्टिंग कैसे करेंगे, जर्मिनेशन को स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है, जर्मिनेशन स्टिमुलेट हो जाएगा और माल्टिंग हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब एक सिंपल एग्जाम डेफिनेशन याद रखो भाई कि जिब्रेलिन्स आर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट स्टेम elongation, seed germination, flowering and fruit growth। यहाँ तक क्लियर है। क्विक रिवीजन क्या है भाई, ग्रोथ हार्मोन है, स्टेम एलोंगेशन होता है, सीड डोमेंसी ब्रेक कर देगा, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, बोल्टिंग कॉज कर देगा, एनलार्ज कर देगा फ्रूट को। यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, साइटोकाइनिन। तीसरा तीसरा ग्रोथ प्रमोटर आ गया हमारे पास। ऑक्सिन पढ़ लिया, जिब्रेलिन पढ़ लिया, साइटोकाइनिन की बारी है। भाई जैसे ऑक्सिन काम करता है ना, टिप बढ़ा देता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये है भी प्लांट हार्मोन, और ये क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन भी प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन अब देखिए इसकी कहानी, साइटोकाइनिन्स आर प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हुआ, सेल बढ़ा, मतलब सेल ग्रोथ हो रही है ना, तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा माइटोसिस में। जब हम सेल की बात करेंगे, माइटोसिस समझेंगे तब, ठीक है। तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब ये ऑक्सिन के ऑपोजिट काम करता है। ऑक्सिन क्या करता है, टिप बढ़ा देता है, लेकिन ये क्या करता है, ये बुशी ग्रोथ करता है, नीचे ही नीचे फैला देगा, ठीक है। डिलेड एजिंग, बूढ़ा नहीं होने देता भाई, एजिंग को डिले कर देता है। हम लोगों की एजिंग डिले नहीं हो सकती, प्लांट्स की एजिंग डिले हो जाती है, साइटोकाइनिन है उनके पास, ठीक है। अब लेटरल बर्ड्स जो है वो ग्रो करेंगे भाई, उनकी ग्रोथ होगी तभी तो बुशी हो जाएगी ग्रोथ, ठीक है। तो लेटरल जो बर्ड्स होती हैं वो ग्रो करने लगेंगी और बुशी ग्रोथ होने लगेगी, एजिंग कम हो जाएगी। अब साइटोकाइनिन आर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स फाउंड इन प्लांट। मेन काम क्या है, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। वेयर आर साइटोकाइनिन प्रोड्यूस्ड, कहानी में ये भी जान लो कि भाई कहाँ प्रोड्यूस होता है, रूट में होता है, यंग फ्रूट्स में होता है, डेवलपिंग सीड्स में होता है। डेवलप करेगा सीड तभी तो उसमें सेल डिवीजन होगा, डेवलप करेगा बढ़ेगा ना, तो सेल डिवाइड हो रहे हैं तभी तो बढ़ रहा है ना। वो छोटा फ्रूट है, वो भी साइज बढ़ाएगा तो वहां पे भी सेल डिवीजन होगा, रूट भी बढ़ेगा तो वहां पे भी सेल डिवीजन होगा। तो ये जहां जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है वहां वहां साइटोकाइनिन है। यंग लीव्स, लीव्स छोटी हैं आगे, वो भी बड़ी होंगी तो वहां पे भी सेल डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनिन हेल्प कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम रूट्स, रूट से शुरू होगा, दे मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम टू अदर प्लांट पार्ट। अब ये क्या करेगा, ये रूट्स के थ्रू शुरू होता है, यहां से चलना शुरू होता है और आगे की तरफ चलता जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ओके, मेन फंक्शन क्या है भाई साइटोकाइनिन का, मेन फंक्शन है कि ये माइटोसिस कर देते हैं स्टिमुलेट। माइटोसिस स्टिमुलेट करने का मतलब क्या, वो सेल डिवीजन कराएंगे। जब सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, प्लांट वैसे ही ग्रो करेगा। साइड ब्रांचेस की ग्रोथ करा देते हैं तो प्लांट क्या हो जाएगा, बुशियर हो जाता है भाई, बुशी ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। अब ऑक्सिन क्या करता था, वो तो एपिकल बर्ड को आगे ग्रो कराता था, ये उसके ऑपोजिट काम करता है, ऑक्सिन का ऑपोजिट है ये, ठीक है। डिले एजिंग करा देगा, एंटी एजिंग हार्मोन है भाई, हम लोगों की एजिंग नहीं रुक सकती, इनकी एजिंग रुक जाएगी। येलो लीफ नहीं होने देगा, ठीक है। और पत्ती को बहुत समय तक हरा भरा बना के रखेगा। हम जरा सा बूढ़े हुए, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं,
इनके साथ ऐसा नहीं होता है, इनका साइटोकाइनिन मस्त काम करता है और ये क्या कर देगा, भाई येलो नहीं होने की जरूरत है, तुम हरे भरे ही रहो, ठीक है। जब पत्तियों की जो जो येलो हो जाती है, येलोइंग जिसे हम कहते हैं, वो स्लो हो जाए और पत्तियां बहुत ज्यादा लंबे समय तक क्या रहे, ग्रीन रहे, तो इसको बोलते हैं डिले ऑफ सेनेसेंस, ठीक है। ये पूछ सकता है, लेकिन याद रखिएगा, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट, सेल डिवीजन हो रहा है भाई, तो फ्रूट भी डेवलप होगा, सीड भी आगे बढ़ा होगा, ठीक है। फ्रूट और सीड दोनों ही बड़े होंगे। टिश्यू कल्चर में यूज होता है, टिश्यू कल्चर में क्या होगा कि आर्टिफिशियल प्लांट ग्रोथ, जब हम टिश्यू कल्चर क्या होता है, हम आर्टिफिशियल तरीके से ग्रोइंग कराते हैं प्लांट्स की, तो वहां पे साइटोकाइनिन यूज होता है ताकि ये शूट्स फॉर्म करे, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में यूज होता है। अब इम्पोर्टेंट यूजेस क्या है साइटोकाइनिन के, इसको कैसे हम छोड़ देंगे, इसको भी हम यूज करेंगे ना। टिश्यू कल्चर में यूज हो रहा है, बुशी ग्रोथ करा देता है और वेजिटेबल्स और लीव्स को फ्रेश रखता है भाई लंबे समय तक, ठीक है। सिंपल एग्जाम डेफिनेशन भी याद रख लो, साइटोकाइनिन्स आर प्लांट हार्मोन that promote cell division, delay aging of leaves and help in the growth of lateral buds, right? आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। हमने अभी तक बात करी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की, सॉरी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की, ठीक है। अब मैं जरा पानी पी लूं, देन वी विल स्टार्ट प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ओके, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर से हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि भाई प्लांट ग्रोथ एक तो करा देगा, प्रमोट कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा। अब जब इनहिबिट कर रहा है तो मतलब कि ये ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, राइट, यही तो है, ये ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला इनहिबिटर है एबीए, याद रखना एबीसी नहीं है, एबीए है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड है, ये प्लांट हार्मोन है जिसका ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम होता है। ये कोई काम नहीं करेगा, ये एक ही काम करता है, ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, डॉर्मेंसी कॉज कर देगा भाई। अगर बीज पड़ा है तो वो डॉर्मेंट रहेगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, वो आगे प्लांट में नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इसका फायदा भी है, ऐसा नहीं है कि इनहिबिट कर दिया तो उसके लिए बुरा कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि ये सीड है और ये पड़ी हुई है जमीन पे, ठीक है, ये जमीन में पड़ी हुई है, बहुत गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, अब ये बेचारे इसको इसको सही कंडीशन नहीं मिल रही है कि ये ग्रो हो पाए, ठीक है। पानी नहीं मिल रहा है, सपोज करो इसे सूखा पड़ गया, इसे पानी नहीं मिला, तो ये एज इट इज जमीन पे पड़ी रहेगी, ठीक है। अब कुछ समय के बाद इसको पानी मिल गया, बारिश हो गई और इसे क्या मिल गया, पानी मिल गया। भाई बारिश की बूंदे इसके ऊपर पड़ी। एक बहुत अच्छी पोयम है, जब मैं छोटी थी तो मुझे वो पोयम बहुत पसंद थी, नन्हा बीज, एक सेकेंड दीजिएगा। नन्हा बीज करके एक पोयम है, एक बीज था बड़ा गहराई में बोया, ऐसे कुछ करके उसका नाम है, आई डोंट नो क्या था। मुझे याद नहीं आ रहा, सर्च करिएगा।
नन्हा पौधा, नन्हा पौधा नाम था शायद उसका। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस से त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। मैं आप लोग को यहाँ हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ, ये कविता है और ये बहुत सुंदर कविता है। ये डोरमेंसी को एक्सप्लेन करती है कि भाई एक बीज था जो बहुत गहराई में बोया गया था और उसी बीज में एक नन्हा पौधा था जो सोया हुआ था, मतलब कि वो डोरमेंट था। ठीक है, तो जब उसे सही कंडीशन मिली, पानी मिला, एक नन्ही बूंद आई उसके पास और फिर उसे सूरज मिला, सन के लाइट आई उसके पास, तब जाके वो आंखें उसने खोली और अलसाई हालत से वो बाहर निकला। ठीक है, सो माय मोटिव वाज टू एक्सप्लेन डोमेंसी। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर नहीं मिली तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई। अब ये सब इसको मिल गया तो बेचारा अब ये खुश हो गया। अब ये कहता है कि अब तो मैं आलस छोड़ दूंगा और मैं क्या करूंगा, अब ये आलस छोड़ चुका है और ये यहाँ से ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्या करना शुरू कर दिया, ग्रोथ होनी शुरू हो गई इसमें। आई एम क्लियर टिल नाउ। ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को ऐसे ही सुना दिया जस्ट टू एंजॉय। अब हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड क्या करता है। देखो एब्सिसिक एसिड एक तो इनहिबिट करता है, ये हम जानते ही हैं। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस हार्मोन। ओके, अब मेन फंक्शन क्या है एब्सिसिक एसिड का। मेन फंक्शन है एब्सिसिक एसिड का कि ये सीड्स और बर्ड्स ये दोनों ही डोरमेंट हो जाते, सॉरी डोरमेंट का मतलब रेस्ट करने लगते हैं, अलसा जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पोयम में देखा था, तो आलस में आ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर। किसी भी हालत में समझो, चाहे ड्रॉट हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर विंटर की बात करें तो क्यों डोरमेंट हो जाते हैं भाई, क्योंकि कोल्ड से बच जाते हैं, डोरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब वाटर शॉर्टेज आ गई। अब देखो एक चीज और समझो, ये क्या करता है, ये स्टोमेटा क्लोज कर देता है ड्रॉट के समय। जिस समय सूखा पड़ेगा उस समय ये स्टोमेटा क्लोज कर देगा एब्सिसिक एसिड। तो उससे क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो गया, वाटर लॉस नहीं होगा, प्लांट ड्राई नहीं होगा, प्लांट मरेगा नहीं, वो सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, प्लांट क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। तो पहला चीज क्या है, इंड्यूस डोरमेंसी, रेस्ट फेज में डाल देता है सीड और बड को। फिर स्टोमेटा क्लोज करा देगा जिससे कि वाटर लॉस ना हो। कब क्लोज कराता है, जब सूखा पड़ जाए। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को भी स्लो कर देता है। प्लांट की ग्रोथ को कब स्लो करता है, जब कहता है कि सही समय नहीं है। ठीक है, जब सही समय नहीं होगा, कंडीशन सूटेबल नहीं होंगी, तो ये प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर देगा। तभी तो डोरमेंसी हो जाती है। कई बार नॉर्मली डोरमेंसी भी होती है, प्लांट की ग्रोथ अगर हो रही है तो उसको भी कम कर देगा, भाई कंडीशन सूटेबल नहीं है। ठीक है, लीफ फॉल हो जाएगी, ओल्ड लीफ जो होंगी या पुरानी पत्तियां जो होंगी वो सब गिर जाती हैं। लीफ फॉल को हम क्या बोलते हैं, एब्सिशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ फॉल हो गई। अब ये स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहलाता है भाई, ड्रॉट का समय हो, सूखा हो यानी सर्दी हो, ठीक है, सॉल्ट मिनरल की कमी है, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में तो प्लांट वैसे ही सरवाइव नहीं कर पाएगा ना, मर जाएगा। तो कहता है कि मरने से बचे रहो भाई। तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा क्लोज कर देगा, ग्रोथ रिड्यूस कर देगा, एनर्जी बचा के रखेगा। ठीक है, डॉर्मेंट कर देगा।
So abscisic acid is a plant hormone that inhibit growth, causes dormancy, closes stomata during drought and help the plant survive stress. ठीक है, so ये कुछ पॉइंट है रिवीजन के लिए, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, डोमेंसी कॉज करता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है, लीफ फॉल कर देगा और ऑपोजिट होता है जुब्रेलिन से, राइट। अब आती है दूसरी हार्मोन जिसे हम प्लांट इनहिबिटर हार्मोन ही कहते हैं। एक तो हो गई हमारी ABA एब्सिसिक एसिड, दूसरी है हमारी इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन एक गैसियस प्लांट हार्मोन है और ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है? फ्रूट राइपनिंग को, फ्लावरिंग को, लीफ फॉल को, ठीक है। सो इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और ये बहुत आसानी से किसी भी पार्ट में प्लांट के स्प्रेड हो जाता है। तो इसका मेन फंक्शन जान लेते हैं। मेन फंक्शन होता है फ्रूट राइपनिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जब जो फल होते हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ इथाइलिन। मैंगो, बनाना, टोमेटो, एप्पल, ये सब जो पकना शुरू होते हैं क्यों होते हैं? इथाइलिन की वजह से। पत्तियां, फ्लावर, फ्रूट, ये सब क्या करेंगे? जैसे पत्तियां का फॉल हो गया, यानी पत्तियां गिर रही हैं, ठीक है। फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये क्या करेगा? कोई भी चीज, चाहे लीफ हो गई, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, अगर कोई भी पार्ट प्लांट का डैमेज है तो उसे, ओल्ड है तो उसे क्या करेगा? हटा देगा, उसे गिरा देगा। फ्लावरिंग में हेल्प करता है भाई पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में जो फ्लावरिंग होती है वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। सीड डोमेंसी को ब्रेक कर देगा। सीड अगर अल्साई हालत में है तो कहेगा उठ जा, और अब क्या है? जर्मिनेट हो जा। क्या हो जा? उठ जा और अब जर्मिनेट हो जा, राइट। स्टेम थिकनिंग, कुछ प्लांट्स में इथाइलिन क्या करेगा? स्टेम को थिक कर देगा। कुछ पौधों में इथाइलिन क्या करेगा? स्टेम को थिक कर देता है, मोटा कर देगा, ठीक है। सो इसी वजह से इथाइलिन क्या है? यूनिक है, एंड इट इज ओनली गैसियस हार्मोन, स्प्रेड इज वेरी फास्ट इनसाइड द प्लांट, और ये फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है भाई। आजकल आप देखो कि बहुत ज्यादा फ्रूट राइपनिंग, मतलब मौसम आया नहीं और फ्रूट पक के तैयार हो गया, कैसे भाई? क्योंकि हम आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं। गैसियस हार्मोन है, राइपन फ्रूट करता है, कॉज लीफ एंड फ्लावर फॉल, हेल्प इन फ्लावरिंग, ब्रेक सीड डोमेंसी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें रह गई हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है, तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि उसे नोट्स बना के रख लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटे छोटे पॉइंटर्स को लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट मूवमेंट की। प्लांट मूवमेंट क्या होता है भाई? प्लांट मूव भी करता है, कभी देखा है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए? नहीं ना। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कैसे मूवमेंट होता है। प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड करता है सराउंडिंग्स में। कोई भी अगर जरा सा भी चेंजेस हुआ तो वो उसे डिटेक्ट करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्स भी शो करता है, ठीक है। और यही रिस्पॉन्स जो होते हैं ये मूवमेंट्स के थ्रू शो होता है। ऐसा नहीं है कि वो आधा किलोमीटर चल लेगा या फिर अपने घर से कहीं और दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्लांट मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है।
अभी हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये ऐसा मूवमेंट है कि कोई यहाँ पे अगर ट्रॉपिक मूवमेंट की हम बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, या तो कहीं पे स्टिमुलाई है तो उसकी तरफ मूवमेंट होगी या फिर उससे दूर की तरफ मूवमेंट होगी। ठीक है, कैसे होगी ये हम समझेंगे। दे आर ग्रोथ मूवमेंट, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में पहला टाइप है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और इसे समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो लिख लीजिएगा। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म होता है रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है, लाइट से बहुत प्यार है इसको। अब ये पौधा जिसमें फोटोट्रॉपिज्म शो होगा वो या तो लाइट की तरफ मूवमेंट करेगा या लाइट से ऑपोजिट मूवमेंट कर देगा। ठीक है, तो अगर ये लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और अगर वो लाइट से अवे मूवमेंट हो रहा है दैट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आर यू क्लियर? ओके, आई विल टेल यू हाउ, कैसे। अब देखिए यहाँ पे लाइट है, सन है, ये प्लांट है। अब ये इसकी ग्रोथ, ये टेढ़ा हो रहा है ना इसकी तरफ। सनफ्लावर को ही ले लीजिए, सनफ्लावर झुक जाता है सूरज की तरफ, उसका वो अपना डायरेक्शन चेंज करके सूरज की तरफ कर देगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। ठीक है, अब सपोज करिए कि नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें तो उसका रूट क्या होगा? लाइट से बेंड होना शुरू हो जाएगा, लाइट से दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर इधर लाइट है तो मूवमेंट इस साइड होना शुरू हो जाएगा, उसके ऑपोजिट। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सनफ्लावर मैंने आपको बता दिया, हेलियंथस, यंग सनफ्लावर शूट बेंड्स टुवर्ड द सनलाइट। मनी प्लांट, मनी प्लांट को अगर आप खिड़की पे या लाइट की तरफ रख दो ना तो उसी की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। बीन प्लांट, बीन प्लांट का जो सीडलिंग है वो क्या करेगा? वो लैंप या सनलाइट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ग्रास, इसका शूट जब ग्रो होता है ना एक लाइट में, तो वो लाइट मतलब एक चैम्बर में अगर आपने ग्रास सीडलिंग को लगाया तो वो क्या होगा? लाइट की तरफ मूव करता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट को अगर आप विंडो के पास लगा दें तो वो भी सनलाइट की तरफ मूवमेंट शो करता है। तो ये क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव नहीं है तो लाइट की तरफ नहीं है, देन वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाता है। ठीक है, अगर लाइट की तरफ मूवमेंट नहीं है तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। ओके, ओके नाउ, सो जियोट्रोपिज्म बहुत इजी है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जियो मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की तरफ ये रिस्पॉन्स करेगा। अगर ग्रेविटी की टुवर्ड्स रिस्पॉन्स कर रहा है दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अगर ग्रेविटी के ऑपोजिट रिस्पॉन्स कर रहा है देन इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी? इन रिलेशन टू ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रोथ कैसी हो रही है? इन रिलेशन टू ग्रेविटी। अब एग्जाम्पल क्या है जियोट्रोपिज्म के? एग्जाम्पल्स हैं रूट ग्रोइंग टुवर्ड डाउनवर्ड्स, रूट नीचे की तरफ जा रहा है। रूट जो है ये जमीन है, तो रूट जब यहाँ पे प्लांट है तो इसका रूट कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ग्रेविटी की तरफ जा रहा है भाई। सॉरी, ये कहाँ जा रहा है? ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। तो जब ये ग्रेविटी की तरफ जा रहा है इट मीन्स, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्लांट है। ठीक है, ये इसका रूट ग्रो कर रहा है। रूट ग्रो कर रहा है किस तरफ? ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। इट मीन्स इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। सॉरी, कहाँ ध्यान है मेरा भाई?
कहाँ ध्यान है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टेम कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ नहीं आ रहा है। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ठीक है। ये टुवर्ड्स ग्रेविटी है, इट मींस इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टेम की जो ग्रोथ हुई वो नेगेटिव हो गई क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, ठीक है। तो इन मैंगो प्लांट, मस्टर्ड, बीन, राइस, व्हीट, यहाँ पे रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। रूट्स गोइंग डाउनवर्ड, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। लेकिन सनफ्लावर, रोज, मनी प्लांट, ग्रास इनको ही ले लीजिए आप, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? ये ग्रेविटी से इनके स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। किसी का भी स्टेम है अगर वो ऊपर की तरफ है तो दैट मीन्स इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब स्प्राउट्स फ्रॉम पोटैटो केप्ट इन अ डार्क सॉइल, अगर पोटैटो से छोटे छोटे हरे हरे निकलते हैं ना, ठीक है, तो उनको डार्क सॉइल में रख दो तो रूट नीचे की तरफ जाएगा, शूट कहाँ की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जर्मिनेशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये अगर सीड है, ठीक है, ये यहाँ पे सीड है, ये जो प्लूम्यूल है, सॉरी, ये जो रेडिकल है, ये कहाँ जाएगा? रेडिकल जाएगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव शो करेगा। और जो प्लूम्यूल है वो ऊपर की तरफ ग्रो कराएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? ये स्टेम बना देगा, शूट बना देगा, ऐसे ले लो। तो ये क्या है? नेगेटिव शो कर रहा है। ये प्लूम्यूल हो गया पता नहीं प्लूम्यूल क्यों बोल रही हूँ मैं इसे, रेडिकल हो गया, ठीक है। और ये है प्लूम्यूल। क्लियर है यहाँ पे? प्लूम्यूल कहाँ जा रहे हैं भाई? प्लूम्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है, शूट बन रहा है, ठीक है। रेडिकल कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, जो रूट बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे? तो इस पार्ट को भी याद रखिएगा। जर्मिनेटिंग सीड में भी ये जियोट्रॉपिज्म दिखाई देता है, ठीक है। ओके, वही चीज यहाँ पे दिखाई हुई है भाई, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मींस इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, नाउ हाइड्रोट्रॉपिज्म, तीसरा टॉपिक है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है। तो वाटर के तरफ मूवमेंट, ठीक है। अब अगर वाटर की तरफ मूवमेंट है भाई, ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है? इन रिस्पॉन्स टू वाटर। अगर किसी प्लांट के पार्ट में जो मूवमेंट है, ग्रोथ है, वो किसी पानी की तरफ हो रहा है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म है वहां पे। अगर पानी की तरफ है इट मींस पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, और अगर नेगेटिव हो गया मतलब कि वो पानी से दूर भाग रहा है, पानी की तरफ उसका रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब आप ऐसे देखिए एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होगा कि सपोज करिए ये प्लांट है, ठीक है, ये है प्लांट और ये इसकी रूट है। अब अगर ये रूट यहाँ पे थोड़ी ही दूर पे सपोज करो कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे पानी है जमीन के अंदर, ठीक है, यहाँ जमीन के अंदर क्या है? पानी है। अब ये रूट इसकी जो ग्रो करनी शुरू हो रही है वो पानी की तरफ हो रही है भाई, पानी की तरफ जा रहा है, प्यार आ गया इसे पानी पे। तो ये क्या शो कर रहा है भाई? ये रूट क्या शो कर रही है? पॉजिटिव, ठीक है। ये रूट क्या कर रही है? पॉजिटिव। अब यहीं पे एक और प्लांट है, यहीं पे एक और प्लांट है जिसका रूट पानी की तरफ ना आके इस तरफ जा रहा है,
इस तरफ मूव हो रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, ये पानी से दूर जा रहा है। ऐसे भी समझिए कि अगर रूट है तो भाई रूट कहाँ जाएगा, वाटर सोर्स की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई प्लांट का पार्ट है जो पानी पानी से दूर जा रहा है, जैसे शूट हो गया, ठीक है, ऐसा रेयर होता है लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ लीजिए कि शूट है, वो पानी से दूर ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग अवे फ्रॉम hydro from water, right? Then what it is showing, it is showing negative hydrotropism. ठीक है, so अब यहाँ पे समझ लेते हैं, root of a plant growing towards a moist area in the soil like this, it means it is showing hydrotropism positive. ठीक है, wet cotton और dry soil के बीच में अगर हम root को place कर दें तो soil जो हमारा root होगा, ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रूट प्लेस्ड बिटवीन वेट कॉटन एंड ड्राई सॉइल, तो जो रूट होगा वो किसकी तरफ जाएगा, वेट कॉटन की तरफ जाएगा। भाई वेट कॉटन और ड्राई सॉइल ले लिया तो उन दोनों में से किसकी तरफ जाएगा, वेट की ही तरफ जाएगा, भाई वेट कॉटन की तरफ जाएगा, ड्राई सॉइल की तरफ नहीं जाएगा। ओके, इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स व्हेन टू साइड ऑफ अ प्लांट रूट्स हैव डिफरेंट मॉइस्चर लेवल, आई गेस ये नेक्स्ट स्लाइड में है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम कर चुके हैं। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स व्हेन टू साइड ऑफ अ प्लांट रूट हैव डिफरेंट मॉइस्चर लेवल्स, द रूट बेंड टुवर्ड्स द हायर मॉइस्चर साइड। अब सपोज करिए कि यहाँ पे भी पानी है, ठीक है, एक हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है और ये इसका रूट है। ठीक है, अब हमने दो मॉइस्चर लेवल रख दिए, एक है थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा सा छुटकू है। तो ये रूट जो ग्रो हो रहा है ये किसकी तरफ बेंड होगा, इसकी तरफ आ रहा है रूट, ठीक है, इसकी तरफ कम आएगा, तो मॉइस्चर लेवल जिधर ज्यादा है उस तरफ रूट बेंड होगा। ठीक है, वन लाइनर आंसर है भाई कि हाइड्रोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स द वाटर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी दिखाई है जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बता दी। अब बारी आती है चौथे पॉइंट की, विच इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू टच। आपने छू दिया, उस तरफ प्लांट मूव कर गया, उसकी ग्रोथ वहां दिखाई दी। ठीक है, जैसे टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड अ सपोर्ट लाइक इन अ मनी प्लांट और पी प्लांट। पी प्लांट सबने देखा है ना, देखिए ऐसे ये टेंड्रिल्स हैं, देखा होगा कई बार मटर घर में आती है तो उसमें कई जगह पे पत्ती के साथ ये टेंड्रिल्स लगी होती हैं, तो ये इस तरीके से सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, थिग्मोट्रोफिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। हमने पढ़ा ट्रॉफिक मूवमेंट में सारे ही डायरेक्शनल ग्रोथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टच स्टिमुलाई है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, when a plant part touches an object it grows towards or around it। जैसे हमने मटर वाले में समझा ना, ये स्टिक लगी है और ये मटर का पौधा है, भाई मटर मटर का पौधा है तो यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको जैसे ही यहाँ पे टच मिला ये टेंड्रिल्स बना लिया, इसको कुछ अगर दिखाई दिया कांटेक्ट में तो ये वहां पे टेंड्रिल बना लेगा। ठीक है, या अगर हमने इसको बिल्कुल टच करके इसे खड़ा किया तो इससे जुड़ना शुरू हो जाएगा, टेंड्रिल बना लेगा। ठीक है, कोई भी अगर प्लांट का पार्ट है, कोई ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो वहां पे वो उसका सहारा ले लेगा। ठीक है, तो टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स एग्जांपल है इसका, जैसे ये हो गया मटर का प्लांट हो गया, मनी प्लांट में भी हम एक स्टिक लगा देते हैं, वो ग्रो करने लगता है। ठीक है, ग्रेप वाइन होती है, वो भी ऐसे बेल बेल जो जितने भी बेल वाले पौधे हैं ना उन सब में वो सब एग्जाम्पल है थिग्मोट्रोफिज्म की। क्यों, क्योंकि वो किसी के सपोर्ट के थ्रू चलते हैं। क्यूकम्बर में भी टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, तो जब टेंड्रिल क्या करेगा, किसी सपोर्ट को टच करेगा, चाहे स्टिक हो, वायर हो, वॉल हो, किसी को भी टच करेगा तो ये उसके चारों तरफ उसे कॉइल बना लेगा ऐसे ऐसे करके, और यही कॉइल हेल्प करता है प्लांट को ऊपर की तरफ मूव होने में। ठीक है, अब
कई बार क्या होता है कि हम किसी प्लांट्स को देखते हैं तो वो वॉल या रॉक अगर उन्हें टच कर गया तो ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। सेंसिटिव स्टेम्स, कुछ क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ऐसे होंगे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसी की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगे। ग्रो यहाँ हुए हैं, जाना इनको सीधा है लेकिन ये सीधा नहीं जाएंगे, ये इसी की तरफ अपना सब भार लेके इसी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करेंगे, मुड़ जाएंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, टेंड्रिल ऑफ अ पी प्लांट और मनी प्लांट कॉइल अराउंड द सपोर्ट व्हेन दे टच इट, दिस हैपन बिकॉज द प्लांट रिस्पॉन्ड टू टच। क्लियर है, सेम चीज है यहाँ पे, पास में ऑब्जेक्ट है, टच कर रहा था, चढ़ गए इसके ऊपर, सहारा ले लिया। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कीमोट्रोफिज्म। कीमोट्रोफिज्म क्या होता है? कीमोट्रोफिज्म इज रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। कीमोट्रोफिज्म क्या होता है भाई? रिस्पॉन्स करता है केमिकल्स को। अब यहाँ पे जो ग्रोथ होगी ना वो केमिकल्स के थ्रू ही होगी। यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? वो केमिकल्स के थ्रू होगी। केमिकल्स ही स्टिमुलेट कर देंगे उस ग्रोथ को। कैसे? यहाँ पे पॉलन आके गिरा, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पॉलन आके गिरा, अब यहीं से ये ट्यूब बननी शुरू हो गई। ये ट्यूब कौन सी ट्यूब है? पॉलन ट्यूब है। और ये कहाँ तक जा रही है? ओव्यूल तक चली जाएगी, ठीक है। क्यों जा रही है? कहीं और भी तो जा सकती थी, लेकिन नहीं, कहीं और नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो ओव्यूल है ये एक केमिकल रिलीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक केमिकल रिलीज कर रहा है, और ये जो पॉलन ट्यूब है ये उस केमिकल से बहुत प्यार करती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसलिए उसकी तरफ ये पहुंच गई, ठीक है। वो केमिकल इसे गाइड करता है कि आओ भाई मैं यहाँ हूँ, तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ से चलनी शुरू होती है और ये धीरे 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 ओव्यूल में पहुंच जाएगी। अगर ये केमिकल की तरफ मूवमेंट है, इट मीन्स इट इज पॉजिटिव कीमोट्रोफिज्म। और केमिकल से अवे हो गई तो भाई वो नेगेटिव कीमोट्रोफिज्म हो गया। कई बार क्या होता है कि रूट्स जब ग्रो करते हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल्स हो गए तो रूट वहां से हटके दूसरी तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव कीमोट्रोफिज्म, ठीक है। कीमोट्रोफिज्म समझ में आया कि पॉलन ट्यूब जो है, जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आती है तो पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट हो जाती है, ओव्यूल यहाँ से केमिकल रिलीज करेगा, वो बोलेगा आ जाओ भाई मैं तो यही हूँ, तो ये क्या करेगा, ग्रो करना शुरू करेगा और इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव कीमोट्रोफिज्म है। अब कोई टॉक्सिक केमिकल है सपोज यहाँ पे, और ये रूट ग्रो हो रही थी, तो अब ये रूट कह रही है कि मैं इस तरफ ना ग्रो होके मैं इधर ग्रो करूंगी, तो ये नेगेटिव कीमोट्रोफिज्म हो गया। क्लियर? क्लियर टिल नाउ? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छा बना के मतलब वहां तो आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये पॉलन ट्यूब जो है, ये पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से बननी शुरू होती है और ये बन के कहाँ तक जाती है? ओव्यूल की तरफ। रीजन क्या है? रीजन है कि ओव्यूल से एक केमिकल रिलीज होता है जो इस पॉलन ट्यूब को कहता है कि आ जाओ मुझे मिलना है तुमसे, ठीक है। तो ये इससे मिलने इतनी दूर का सफर इसी केमिकल के थ्रू कर लेती है, इसे पता चल जाता है ओव्यूल यहाँ है, ठीक है। तो ये ओव्यूल इस पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट मींस इट इज शोइंग पॉजिटिव कीमोट्रोफिज्म, ठीक है। अब कई बार क्या होगा कि यहाँ पे कोई टॉक्सिक केमिकल है और यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इसका रूट इस टॉक्सिक की तरफ ना जाके किस तरफ चला जाएगा? इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, इस तरफ ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तो इट इज व्हाट? इट इज नेगेटिव कीमोट्रोफिज्म। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट की। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? जैसे हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में पढ़ा कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होगा वो डायरेक्शनल होता है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होता। किसी भी तरीके का एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर मिलता है तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखो एक चीज समझ लो, इसको याद रखो,
इसको याद रखना बहुत जरूरी है, या आप इसे लिख सकते हैं। A nastic movement is a type of movement that is a non-directional response to an external stimulus. ठीक है भाई, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उसको रिस्पॉन्स करेगा तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन में मूवमेंट करे, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाएगा। तो टॉपिक मूवमेंट की तरह मत लीजिएगा, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। और जो डायरेक्शन होता है ऑफ अ नास्टिक मूवमेंट, ये डिटरमिन होता है प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, और किस तरीके से वो स्टिमुलस जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पे, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे, किस तरीके का उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, किस तरीके की उसकी बनावट है, एनाटॉमी है, किस तरीके से। और दूसरी चीज क्या है कि भाई कहाँ कैसे वो स्टिमुलस ओरिजिनेट हुआ है, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता, ये प्लांट के खुद के स्ट्रक्चर और एनाटॉमी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नॉन डायरेक्शनल होता है, इट मीन्स की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस अगर इसी डायरेक्शन से है तो रिस्पॉन्स इसी डायरेक्शन में होगा, नहीं। रिवर्सिबल होता है, रिपीटेबल होता है। कई नास्टिक मूवमेंट बहुत टेम्परेरी होते हैं, जैसे फोल्डिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां मुड़ जाती हैं, और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो यानी कि रिपीटेबल हुए हैं और रिवर्सिबल भी हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, कई बार वाटर प्रेशर यानी कि टर्जर प्रेशर हम जिसे बोलते हैं, ये अगर इसमें चेंजेस हो गया, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा ये मूवमेंट। आई टेल यू हाउ। एक चीज आपको दिखाती हूँ, ये चार्ट, ये चार्ट समझिए। आई डोंट नो कितनों को ये दिखाई दे रहा होगा, बट आई ट्राई कि ये सबको दिखाई दे, पर मुझे लगता है शायद ना दिख पाए। एक सेकेंड दीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको मैं ये अच्छे से बता सकूं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही आपको बताने की। आई ट्राई। अब दिख रहा है क्या? शायद दिख रहा है। ओके, अभी क्या है, नास्टिक मूवमेंट में कई सारी चीजें हैं, कई सारे पॉइंटर्स हैं, मतलब टाइप्स हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो एक होता है सीज्मोनास्टी या थिग्मोनास्टी। तो सीज्मोनास्टी क्या होता है, सीज्मोनास्टी में या थिग्मोनास्टी, इसका मतलब होता है टच। अब वो टच मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल शॉक है, वाइब्रेशन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सीज्मोनास्टी जो है वो, उसका स्टिमुलस क्या होगा, उसका स्टिमुलस होगा टच। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि रैपिड मूवमेंट होगा, रैपिड मूवमेंट होगा, और जरा सा हमने टच कर दिया तो जो वाटर प्रेशर है, टर्जर प्रेशर है इन द पल्विनस सेल्स एट द बेस ऑफ द लीफ, वहां पे क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। वहां पे जब चेंजेस हो जाते हैं तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं स्लीप मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, टच मी नॉट काइंड ऑफ अ प्लांट होता है। ठीक है, टच मी नॉट काइंड ऑफ अ प्लांट होता है। तो ये प्लांट में क्या होता है, इस प्लांट में ऐसा होगा कि जब आप इसे टच करेंगे, आई विल शो यू द, ये यहाँ पे टच एकदम, जो अगर आप ये से देख पा रहे हैं ढंग से, तो आप इसे देखिए, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। लेट मी शो यू।
ये देखिए यहाँ पे ये जो पल्विनस होता है ना, यहाँ पे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, ये पल्विनस है, ठीक है। तो जब पल्विनस में चेंजेस हो जाएंगे, आपसे टच करेंगे तो ये सिकुड़ के ऐसे हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सीज़्मोनेस्टी या थिग्मोनेस्टी। और ये प्लांट में होता है मिमोसा प्यूडिका, जिसे हम बोलते हैं टच मी नॉट, ठीक है, छुई मुई, ये छुई मुई में होता है। निक्टिनेस्टी क्या होता है, ठीक है। निक्टिनेस्टी क्या होता है, निक्टिनेस्टी होता है कि लाइट या डार्क यानी दिन या रात में अगर लाइट या डार्क साइकिल चल रहा है, यानी कि आपको रोशनी दिखाई दे रही है, रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे लाइट और डार्क का साइकिल होता है। तो इसमें एक प्लांट होता है मेरेंटा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रेयर प्लांट। ये रात में बंद हो जाता है और दिन के समय ओपन हो जाता है। रात में क्या होगा कि इसकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, वो फोल्ड हो जाएंगी और दिन के समय क्या होगा, ये ओपन हो जाती हैं। तो लाइट और डार्क का फर्क होता है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे निक्टिनेस्टी में प्रेयर प्लांट है जिसका नाम है मेरेंटा, इसकी लीव्स होती हैं, ये रात के समय क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और दिन के समय वापस से ओपन हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ पे। इसको दिन और रात, इसे जो मेरेंटा नाम का जो प्लांट है, इसकी पत्तियों को क्या होगा, दिन बहुत पसंद है, दिन में ये खुली खुली रहेंगी, रात में बेचारी डर के सिकुड़ जाती है, ठीक है। इसे प्रेयर प्लांट बोलते हैं। तीसरा है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी में लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होगा कि जब ब्राइट लाइट होगी, मतलब लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, या तो ब्राइट होगी या तो थोड़ी डिम होगी, फेड हो जाएगी लाइट। जो डैंडलियन होता है, डैंडलियन का जो फ्लावर होता है, सी दिस, दिन के समय डैंडलियन का फ्लावर ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन जब रात हो जाएगी तो डैंडलियन का फ्लावर ऐसे सिकुड़ जाता है बेचारा, कहता है मुझे डर लग गया। ये डे के हाल हैं। और ये जैसे ही लाइट थोड़ा सा शाम होनी शुरू हो जाती है, मतलब इवनिंग आप कह लो, इवनिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये ऐसे सिकुड़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। जब ब्राइट लाइट होगी तो खुल जाएगा, जैसे ही दिन में तेज रोशनी होगी वैसे ही ये प्लांट डैंडलियन का ओपन हो जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा लाइट फेड होना शुरू हो जाएगा, ये वापस से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फ्लावर की बात कर रही हूँ यहाँ, लीफ की बात नहीं है, यहाँ फ्लावर की बात है। लीफ की बात मैंने प्रेयर प्लांट में करी थी, मेरेंटा में। यहाँ पे डैंडलियन के फ्लावर की बात हो रही है, जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है। ओके, नाउ थोड़े और चेंजेस करने दीजिए, तब बताती हूँ। एक मिनट दीजिएगा, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, और जिस पे मैं ध्यान न दूं वो काम खराब हो जाता है। आई होप यू कैन सी इट मी। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम थर्मोनेस्टी की, ठीक है। थर्मोनेस्टी क्या होता है भाई, थर्मोनेस्टी में टेम्परेचर का काम होता है। थर्म थर्मा मतलब टेम्परेचर का काम है। अगर टेम्परेचर में जरा सा भी चेंजेस हो गए, ठीक है, तो मूवमेंट शो कर देगा ये। जैसे ट्यूलिप हो गया, ट्यूलिप का जो फ्लावर है, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये खिल जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। सी दिस ट्यूलिप, दिन के समय ये खुला रहता है, जब ब्राइट लाइट होगी, थोड़ा गर्म रहेगा मौसम, तो ये खुल जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, वैसे ही ये सिकुड़ जाता है, इसके पेटल्स, ठीक है। तो ट्यूलिप या क्रोकस का जो पेटल होता है, वो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो ओपन हो जाता है, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वैसे ही ये क्लोज हो जाता है। क्लियर टिल नाउ। कीमोनेस्टी, कीमोनेस्टी से हमें समझ में आता है भाई केमिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल की बात हो रही है। ड्रोसेरा एक प्लांट होता है, ड्रोसेरा एक प्लांट है, और ड्रोसेरा के प्लांट की खासियत ये है कि जो ड्रोसेरा है, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, ये है ड्रोसेरा, ठीक है।
ये ड्रोसेरा है। गिव मी अ मिनट। कभी-कभी कुछ बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसका मैंने ध्यान नहीं दिया और ये ऐसे ही हो गया। तो ड्रोसेरा को हम क्या बोलते हैं? फोल्डिंग टेंटिकल्स होते हैं इसमें। ड्रोसेरा को हम सनडेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनडेव भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? 1 मिनट दीजिएगा। वैसे अगर आप लोग जानते होंगे, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, ड्रोसेरा जो है वो एक वैसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खा लेता है। ठीक है? वो क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है, इंसेक्टिवोरस है। तो होता क्या है कि जब इसके पत्तों पे, ड्रोसेरा के ये जो पत्ते हैं, इस पे कोई इंसेक्ट अगर बैठ गया, दिखने में कितना अट्रैक्टिव है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठ गया तो क्या होगा? जैसे ही इसके ऊपर कोई बैठेगा, ये केमिकल रिलीज कर देता है। ठीक है? ये केमिकल रिलीज होगा, इसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं और उसे ऐसे सिकोड़ लेती हैं, उसके अंदर ऐसे घूम जाता है वो। ठीक है? वो जो उसकी पत्तियां ऐसे करके मुड़ जाएंगी। आई डोंट नो हाउ टू शो यू, बट यस आई एम ट्राइंग। ये देखिए, ये ड्रोसेरा है सपोज। ठीक है? इसकी पत्तियां हैं। अब यहाँ पे बेचारा कोई कीड़ा, उसको नहीं पता था, वो आके यहाँ पे बैठ गया। अब इसकी जो पत्तियां है ना, ये पूरी सिकुड़ जाएंगी और एक ऐसे ऐसे जैसे सपोज करो ये है ना, मैं ऐसे डायग्राम में कैसे आपको दिखाऊं, ऐसे ये है, तो यहाँ पे अगर कोई कीड़ा बैठा तो ये क्या करेगी? ऐसे करके ऐसे मोड़ लेगी और इसे खा जाएगी। ठीक है? इसे खत्म कर देगी। अब ये जो टेंटिकल्स इन्हें हम बोलते हैं, जो ऐसे बारीक बारीक सी निकली हुई है, दैट इज नोन एज टेंटिकल्स। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है, ये ये क्या है? ये टेंटिकल्स है। ये क्या है? टेंटिकल्स है। ठीक है? अब ये क्या करेंगे? ये मुड़ जाएंगी। ये क्या करेंगी? ये मुड़ जाएंगी। जब ये मुड़ जाएंगी तो वो उसको खत्म कर देगा खा पी के। अब एक चीज समझिए कि ये टेंटिकल्स मुड़ती कैसे हैं भाई? जैसे मैंने बोला, केमिकल रिलीज होता है। ठीक है? केमिकल रिलीज होता है और जैसे ही कोई कीड़ा बैठा, वैसे ही केमिकल रिलीज हुआ, वैसे ही पत्तियां फोल्ड हुई, वैसे ही वो कहानी उसकी खत्म हो गई। ठीक है? थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप लोग को ये समझ में आया नास्टिक मूवमेंट या नहीं, लेकिन एक बार फिर भी रिपीट कर देती हूँ। सीज़मोनास्टी या थिग्मोनास्टी होता है, टच के लिए रिस्पॉन्स होता है। नास्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होती है। सीज़मोनास्टी, थिग्मोनास्टी टच इनका स्टिमुलस है और इनमें क्या होता है कि जैसे हमने मिमोसा प्यूडिका का एग्जांपल लिया, हमने उसे टच किया और जैसे ही हमने उसको टच किया, उसका टर्जर प्रेशर क्या हो गया? जो पल्विनस सेल है एट द बेस ऑफ द लीफ, जो पल्विनस सेल्स हैं, वहां पे क्या होगा कि जो टर्जर प्रेशर है वो लॉस हो जाएगा, वहां वाटर प्रेशर लॉस हो जाता है और सारा जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है? इसलिए उसे बोलते हैं टच मी नॉट, छुई मुई। छू दिया तो शर्मा गई, शर्माती नहीं है वो, वाटर लॉस होता है। ठीक है? वाटर प्रेशर का लॉस होता है। निक्टिनेस्टी क्या है? निक्टिनेस्टी लाइट और डार्क साइकिल में डे एंड नाइट का खेल होता है यहाँ पे। इसमें क्या होगा? प्रेयर प्लांट होता है, मेरांटा जिसे बोलते हैं, उसकी लीव्स होंगी। वो क्या करेंगी? जब रात होगी तो वो फोल्ड हो जाएंगी और जब दिन होगा तो वो ओपन हो जाती है। फोटोनेस्टी में लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फोटो जैसे इसे बोलते हैं, हाँ, लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है। डैंडिलियन ब्राइट लाइट में जो उसके पेटल्स होते हैं डैंडिलियन के, वो ओपन हो जाते हैं और जैसे ही लाइट चली जाती है, फेड होने शुरू होती है, धीमी होनी शुरू होती है, वैसे ही डैंडिलियन के जो पेटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे?
क्लोज हो जाएंगे। थर्मोनास्टी टेम्परेचर का खेल है, यहाँ पर टेम्परेचर के थ्रू मूवमेंट होता है। यहाँ स्टिमुलस कौन है? टेम्परेचर है। जो पेटल्स हैं ट्यूलिप के या क्रोकस के, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होगा वैसे ही ये क्लोज हो जाते हैं। कीमोनास्टी में मैंने आपको बताया ड्रोसेरा, जिसे हम संडेव भी बोलते हैं, ये क्या करेगा, इसके ऊपर जैसे ही इसके टेंटिकल्स पे कोई जैसे ही इसके ऊपर कोई कीड़ा बैठेगा या कोई इंसेक्ट बैठेगा, ये क्या करेगा, इसका जो टेंटिकल है वो फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा उस केमिकल की वजह से, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये उसे खत्म कर देगा। ठीक है, उसे खा जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। ये है, मैंने कुछ कुछ चीजें निकाल रखी थी आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। एंड यस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 इसके बाद मैं बनाऊंगी। ये मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में करा दिया, विच इज पार्ट 1। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कराऊंगी प्लांट हो गया है, एनिमल्स में कराऊंगी। ठीक है, तो जो एनिमल्स में कराऊंगी वो दूसरी वीडियो में आएगी, पार्ट 2 में आएगी। उसे भी आप चेक करिएगा, उसे भी आप देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। और बहुत लंबा मतलब बैठने का मतलब है कि बहुत वन शॉट वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बस जल्द ही मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगी। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और यस, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर, टेलीग्राम पे भी हूँ मैं। ठीक है, और यस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।